नमस्कार, साजिश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। ताइवान का आरोप है कि चीन ने रविवार को भी उसकी निगरानी के लिए 8 एयरक्राफ्ट और अपनी नौसेना के 5 के जंगी जहाज ताइवान स्ट्रेट में भेजे। और इतना ही नहीं, ताइवान का यह भी आरोप है कि चीन अपने ड्रोन के जरिए उसके मिलिट्री बेस की जासूसी कर रहा है। यानी चीन ने ताइवान पर अपना जो आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ था वो आज भी उसी पर कायम है। फिलहाल चीन का यही रवैया उसके लिए मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि एशिया में आसियान से लेकर बाल्टिक और यूरोपीय देश अब चीन से नाता तोड़ने लगे हैं। ताइवान के खिलाफ चीन की नई युद्ध नीति। ड्रोन से ताइवान को डराने में जुटा ड्रैगन। चीन के खिलाफ ताइवान के साथ आसियान। ताइवान के तेवर से ड्रैगन हुआ बेचैन। रात के अंधेरे में बमबारी के लिए रॉकेट को सहेज कर रखता एक सैनिक। कुछ देर बाद रॉकेट बरसाती एक आर्टिलरी गन। दुश्मन के टारगेट को रोशन करते नाइट फ्लेयर्स और अपने लक्ष्य पर गिरता एक रॉकेट। दुश्मन पर गोले बरसाते टैंक। ये तस्वीरें ताइवान की सेना के नाइट वॉरफेयर की हैं और इन्हीं तस्वीरों को देखकर ड्रैगन की बेचैनी बढ़ चुकी है। दरअसल चीन की बेचैनी इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि ताइवान के राष्ट्रपति साई इन-वेन खुद चीन के खिलाफ ताइवान की सेना की तैयारियों का जायजा ले रही हैं। बस यही एक वजह है कि चीन बार बार ताइवान को डराने, उस पर दबाव डालने की कोशिश में एक के बाद एक गलतियां करता जा रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 17 चीनी विमानों ने ताइवान जल डमरू मध्य की मीडियन रेखा को पार किया। ताइवान के राष्ट्रपति साई इन-वेन के मुताबिक ताइवान जल डमरू मध्य के आसपास हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और चीन की सेना के हमले का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, उनका आरोप है कि चीन के लड़ाकू विमान और जहाज लगातार ताइवान की सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं। 台海周边的情势持续紧张，威胁从来没有中断。除了共机共建频繁侵扰之外，利用假讯息企图影响国内民心的认知作战，以及运用无人机侵扰的灰色领域地带的手段。 ताइवान के राष्ट्रपति साई इन-वेन ने जो कहा वो बिल्कुल सच है। चीन और ताइवान के बीच इन दिनों एक नया युद्ध देखने को मिल रहा है। इस युद्ध में किसी बड़े हथियार का प्रयोग नहीं हो रहा, लेकिन इसके बाद भी लगातार दोनों देशों के बीच इसकी वजह से तनाव बरकरार है। दरअसल ताइवान पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश में चीन अपने ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अगस्त महीने में ही ताइवान की सीमा में चीन के 30 ड्रोन ने घुसपैठ की। इतना ही नहीं, चीन अपने ड्रोन की ताइवान की सीमा में घुसपैठ के वीडियो को भी ऑनलाइन पोस्ट कर रहा है। शुरुआत में ताइवान के सैनिकों ने चीनी ड्रोन्स को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन इसके बाद ताइवान की सीमा की तरफ आने वाले चीनी ड्रोन्स की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ। ताइवान की तरफ से कई बार इन ड्रोन्स को दूर करने के लिए वार्निंग शॉट्स तक फायर किए गए और आखिर में ताइवान की सेना ने चीन का एक सिविलियन ड्रोन अपनी एंट्री ड्रोन गन से मार गिराया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक महीने में ही चीन के दक्षिणी उत्तरी तट से 30 ड्रोन्स ताइवान के 2 द्वीपों की तरफ आए। ताइवान का कहना है कि इनमें से ज्यादातर ड्रोन्स सिविलियन थे, लेकिन इतना तो तय था कि ये सभी ड्रोन्स उन मिलिट्री स्टेशंस को निशाना बनाने की कोशिशों में थे जहां पर ताइवानी सैनिक मौजूद हैं। लिहाजा
ताइवान की चीन के खिलाफ जंग की तैयारियों के दौरान ताइवान की राष्ट्रपति साई इन वेन ने कहा कि उन्हें अपनी सेना पर गर्व है। 身为三军统帅，我对中华民国国军每一位官兵展现出自我防卫坚定信念和能力感到无比的骄傲。 ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले हफ्ते चीन की सेना की तरफ से उसकी सीमा में 4 ड्रोन भेजे गए। ताइवान का कहना है कि चीन ने अपने TB001 कॉम्बैट ड्रोन के जरिए उसकी सीमा में घुसपैठ की। TB001 ड्रोन को स्कॉर्पियन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा चीन अपने रेकी करने वाले ड्रोन भी लगातार ताइवान की सीमा में भेज रहा है। चीन इन ड्रोन्स के जरिए अपनी सेना के लिए इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का काम कर रहा है। लिहाजा चीन की इस चाल का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ताइवान ने भी अपने किनमेन और मात्सू द्वीपों पर अपनी स्वदेशी एंटी ड्रोन गन को तैनात कर दिया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ताइवान 2023 तक अपने तमाम सैन्य ठिकानों पर एक नया एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर देगा। ये एंटी ड्रोन गन दुश्मन के ड्रोन के सिग्नल को जैम कर देती है, जिसके बाद ड्रोन को उड़ाने वाले का संपर्क ड्रोन से टूट जाता है और ड्रोन खुद ब खुद नीचे गिर जाता है। ऐसा नहीं है कि चीन ताइवान की तैयारियों से अनजान है। चीन भी इस हकीकत को बखूबी समझता है कि अब उसके लिए ताइवान के खिलाफ जंग लड़ना आसान नहीं होगा। एक तरफ तो ताइवान खुद अपनी हिफाजत की तैयारियां कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका भी ताइवान की मदद कर रहा है। और जिस तरह ताइवान चीन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार हो रहा है, उसे देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि चीन के लिए ये जंग लड़ना आसान नहीं होगा। ताइवान के साथ जंग शुरू करके चीन भी उसमें उलझ कर रह जाएगा। अमेरिका ताइवान को अपने घातक हथियार दे रहा है और उन हथियारों की लिस्ट में अब एक ऐसा नाम शामिल हो गया है जिसकी बदौलत ताइवान जंग की सूरत में चीन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। खबर के मुताबिक अमेरिका और ताइवान के बीच $555 मिलियन का एक रक्षा करार हुआ है। इस रक्षा करार के मुताबिक ताइवान अमेरिका से 4 MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन खरीद रहा है। MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन खरीदने की खबर पर ताइवान का रक्षा मंत्रालय अपनी मोहर लगा चुका है। यानी अब जल्द ही ताइवान की हिफाजत अमेरिका का एक ऐसा हथियार करने वाला है जिसका तोड़ चीन के पास भी नहीं है। यही वजह है कि ताइवान और अमेरिका के बीच हुए इस रक्षा करार से चीन काफी नाखुश और बेचैन है। तभी तो उसने पूरी दुनिया के सामने अपनी नाराजगी का इजहार भी कर दिया। ताइवान और अमेरिका के बीच हुए इस रक्षा करार पर चीन का कहना है कि ये सीधा सीधा वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ है और चीन इसके खिलाफ कड़े कदम उठाएगा। 公然违背一个中国原则和中美3个联合公报，特别是817公报的规定，向中国台湾地区出售武器，严重损害中国主权和安全利益，严重损害中美关系和台海和平稳定，向台独分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对，予以强烈谴责，并将采取坚决有力措施，坚定捍卫自身主权和安全利益。 ताइवान और अमेरिका के बीच रक्षा करार के अलावा भी चीन अमेरिकी सांसदों के लगातार ताइवान दौरों से परेशान है। उसका कहना है कि अमेरिका चीन को उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका को ताइवान से अपने तमाम संबंध फौरन तोड़ देने चाहिए, नहीं तो मजबूरन चीन को भी अपनी रक्षा के लिए सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। 中方坚决反对台独分裂和外部干涉的决心坚定不移。我们敦促美方有关政客恪守一个中国原则和中美3个联合公报规定，立即停止与台湾开展任何形式的官方往来，
立即停止向台独分裂势力发出错误信号。中方将继续采取有力措施，坚决维护国家主权和领土完整。ताइवान मुद्दे पर चीन अब अलग थलग पड़ता जा रहा है। दरअसल ताइवान पर चीन के आक्रामक रवैये के चलते दुनिया के कई बड़े और छोटे देश एक एक कर चीन का दामन छोड़ते जा रहे हैं। साफ सीधे लफ्जों में कहें तो चीन दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है और दुनिया ताइवान के साथ खड़ी होती दिख रही है। ऑस्ट्रेलिया ताइवान मसले पर शुरुआत से ही चीन के खिलाफ है। जर्मनी के अखबार ब्लूमबर्ग की एक खबर के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अमीर चीनी नागरिकों को दिए जाने वाले वीजा को खत्म कर दिया है। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई मीडिया एक लंबे वक्त से सरकार की इस पॉलिसी का विरोध कर रहा था। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक 600 अमीर चीनी नागरिकों ने इस योजना का गलत फायदा उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल की थी। ऑस्ट्रेलिया की सरकार के मुताबिक उसे भी इस पॉलिसी को लागू रखने में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था, लिहाजा उसने अपनी इस पॉलिसी को खत्म कर दिया है। अब चीनी मूल के तमाम लोगों को दूसरे लोगों की तरह ही ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल करनी होगी, यानी चीन को झटके लगने की शुरुआत हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि बाल्टिक देश और रूस के एक पड़ोसी मुल्क लिथुआनिया ने भी चीन को एक और बड़ा झटका दिया है। बाल्टिक न्यूज सर्विस के मुताबिक लिथुआनिया ताइवान के साथ अपने संबंध मजबूत करने के लिए वहां अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलने जा रहा है, यानी लिथुआनिया ने चीन को भी रूस की तरह एक बड़ा शॉक दिया है। लिथुआनिया यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर रहा है। अब ताइवान मसले पर लिथुआनिया खुलकर चीन के खिलाफ सामने आ गया है। लिथुआनिया के अलावा लातविया ने भी चीन के नेतृत्व वाले एक सहयोग मंच को छोड़ दिया है। लातविया के विदेश मंत्रालय के मुताबिक लातविया ने मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों और चीन के सहयोग संगठन में अपनी भागीदारी को खत्म करने का फैसला किया है। इसके अलावा यूरोपीय देश स्लोवाकिया और चेक गणराज्य चीन की चेतावनियों को अनदेखी करते हुए ताइवान के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और लिथुआनिया ही नहीं बल्कि एशिया में भी चीन को एक तेज झटका लगा है। दरअसल आसियान देश भी ताइवान स्ट्रेट पर चीन के तेवर के विरोध में खड़े हो गए हैं। अमेरिकी कांग्रेस अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चीन अपना गुस्सा निकालने के लिए ताइवान स्ट्रेट के नजदीक जिस तरह से अपने सैन्य अभ्यास कर रहा है, उसका असर न केवल ताइवान और जापान पर पड़ रहा है बल्कि इसकी आंच आसियान देशों तक भी पहुंच रही है। लिहाजा चीन की आक्रामकता के खिलाफ आसियान देशों ने भी ड्रैगन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खबर के मुताबिक आसियान देशों के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि अमेरिकी नेता नैन्सी पेलोसी की यात्रा शांतिपूर्ण थी, लेकिन ताइवान के पास चीन की सेना की लाइव फायर ड्रिल को कतई जायज नहीं कहा जा सकता। दरअसल आसियान हिंद प्रशांत महासागर इलाकों में 27 देशों का समूह है और अगर आसियान मुल्क भी चीन के खिलाफ हो गए तो चीन हिंद प्रशांत इलाके में भी अकेला पड़ जाएगा। चीन की नीयत को जानते हुए ताइवान अपने नागरिकों को सेल्फ डिफेंस और शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जंग की सूरत में चीन का मुकाबला न सिर्फ उसकी सेना करेगी बल्कि उसकी सिविलियन आर्मी भी चीन को करारा जवाब देगी। मतलब साफ है कि चीन जिस तरह ताइवान को अकेला और कमजोर समझने की गलती कर बैठा था, आज वही ताइवान उसके साथ जंग के लिए जिस तरह तैयार है, उसकी उम्मीद तो खुद चीन ने भी नहीं की होगी। चीन जानता है कि बस एक चिंगारी बहुत बड़ी जंग भड़का सकती है। यूक्रेन युद्ध के बाद से अब तक चीन ने ताइवान के एयर स्पेस में 1000 बार घुसपैठ की है। अब हम आपको दिखाएंगे कि चीन की एयरफोर्स क्या कर रही है। चीन की एयरफोर्स ने कौन कौन से फाइटर जेट एक्टिव कर दिए हैं और युद्ध में उसका पहला टारगेट कौन हो सकता है। अगर चीन ने युद्ध शुरू किया तो दुनिया सबसे बड़ी वायु सेनाओं और नेवी की टक्कर देखेगी।
के इरादे बहुत खतरनाक हैं। चीन का मकसद बहुत नापाक है। चीन अपनी ताकत का इस्तेमाल कहां करेगा, कैसे करेगा, इसका ब्यौरा जानने से पहले देखिए कि चीन के पास नंबर्स कितने हैं। चीन के पास 355 वॉरशिप यानी युद्धपोत हैं। चीन के पास 2200 फाइटर जेट हैं। इतनी बड़ी फोर्स के साथ चीन ताइवान को आंखें दिखा रहा है। जापान भी उसके टारगेट पर है और अमेरिका को भी चीन बार बार डराने की कोशिश करता है। ताइवान को लेकर चीन की ड्रोन फोर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है और अब चीन लगातार टोही मिशन चलाकर बताना चाहता है कि उसकी नजर पूरे इलाके पर है। वो लगातार ताइवान और जापान के इलाके में घुसपैठ कर रहा है। 2020 में चीन के विमान 380 बार ताइवान के एयर स्पेस में घुसे। 2021 में यह आंकड़ा करीब 1000 तक पहुंच गया। 2022 में तो चीन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और अगस्त महीने तक 1100 बार चीन हवाई घुसपैठ कर चुका है। सिर्फ अगस्त महीने में यानी नैन्सी पेलोसी के आने के एक महीने के अंदर 446 बार चीन ने यह गुस्ताखी की है। सवाल है कि चीन अपनी एयर पावर में बड़े बड़े लड़ाकू विमान और टोही विमानों के साथ ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। दरअसल किसी भी एयर स्ट्राइक से पहले दुश्मन के ठिकानों की टो लेना बहुत जरूरी होता है ताकि उसके एयर डिफेंस सिस्टम का अंदाजा भी मिल जाए। ऐसे जहाज दुश्मन के ऐसी ही मिलिट्री अड्डों की खबर कमांड सेंटर तक पहुंचाते हैं। ऐसे मिशन के साथ चीन ने ताइवान के इलाके में घुसपैठ करने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कुल मिलाकर चीन की नेवी ताइवान के चारों तरफ फैली हुई है। चीन के जंगी जहाज ताइवान के आसपास मंडरा रहे हैं और किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। ऐसा ताइवान को भी मालूम है। इसमें कोई शक नहीं कि चीन का अटैक किसी भी वक्त हो सकता है। बस बीजिंग से ऑर्डर मिलने का इंतजार है। फिलहाल चीन ताइवान के पास रोज फाइटर जेट भेजकर डराना चाहता है। चीन ताइवान के अंदर कैरियर बैटल ग्रुप वाला खौफ भी बढ़ना चाहता है। यही वजह है कि उसकी नौसेना लगातार ताइवान के आसपास युद्धाभ्यास कर रही है। चीन ने ताइवान के साथ अमेरिका और जापान को अपनी परमाणु मिसाइल भी दिखाई है। उसने ताइवान के ऊपर से मिसाइल भी दागकर बताया है कि चीन की ताकत का कोई जवाब नहीं है। चीन के जहाज जब ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में दाखिल होते हैं तो ताइवान का एयर डिफेंस सिस्टम जैसे पैट्रियट और स्काईवो एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। चीन के हवाई हमले को भी रोकने के लिए ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम 24 घंटे हाई अलर्ट पर है। ताइवान के स्काईवो और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो मध्यम दूरी की मिसाइलों को भी रोकने की ताकत रखते हैं, उन्हें ताइवान के चारों तरफ तैनात किया गया है। ताइवान अमेरिका का पैट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम 2.5 दशकों से इस्तेमाल कर रहा है और उसके पास इसका सबसे आधुनिक वर्जन PAC-3 है। अब चीन के नेवल फाइटर्स का वीडियो देखिए और इससे अंदाजा लगाइए कि उसकी फायर पावर क्या है। ये वीडियो दक्षिण चीन सागर के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। चीन ने इस इलाके में जो ड्रिल की है उसमें लंबी रेंज की मिसाइलों और सैकड़ों किलोग्राम के बम गिराए गए हैं। ये अभी युद्धाभ्यास है, लेकिन चीन का मकसद साफ है। वो ताइवान के साथ जापान और खासकर अमेरिका में इतना डर पैदा कर देना चाहता है कि वो चीन की विध्वंसक नीति के आगे खामोश बैठे रहें। ताइवान की तरफ लगातार घुसपैठ करने वाले और नए युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने वाले 3 बड़े जहाज देख लीजिए जो लगातार ताइवान की सरहद तक पहुंच रहे हैं।
J-10 लड़ाकू विमान, J-16 लड़ाकू विमान, Y-8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान भी शामिल था, जो लंबी दूरी तक टो लेने का काम करता है। ताइवान को डराने के लिए चीन के इन विमानों ने दक्षिण चीन सागर में एक टापू को चुना है और वहां लगातार बम बरसाए हैं। इन सब ने एक एक करके उड़ान भरी। ये सब बारी बारी से आए और सिलसिलेवार एयर स्ट्राइक कैसे की जाती है, ये बाकायदा वीडियो बनाकर दिखाए। इन विमानों के साथ चीन के हमले का खतरा कैसे पल दर पल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब चीन के बढ़े हुए गुस्से की वजह देखिए। दुनिया भर में ये बात फैल चुकी है कि ताइवान को अमेरिका से 9,000 करोड़ रुपए के हथियार मिलने वाले हैं और चीन इससे बहुत ज्यादा परेशान है। देखा जाए तो चीन को लेकर हमले का खतरा बहुत ज्यादा है। ताइवान में इमरजेंसी का लेवल ऑरेंज है, यानी युद्ध होने का खतरा हर पल मंडरा रहा है। ताइवान की एक सीक्रेट फोर्स जो उसके नागरिकों के बीच से ही तैयार की गई है, उसको चीन को रोकने की बहुत खतरनाक ट्रेनिंग दे दी गई है। लगातार शहरों में ड्रिल हो रही है। पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम अपनी तैयारी को बार बार आजमा रही है। इसलिए यह हफ्ता चीन और ताइवान के बीच जारी तनाव को लेकर बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगस्त तो किसी तरह बिना युद्ध के बीत गया है, लेकिन सितंबर में चीन अपने पिछले 1 महीने की तैयारी के बाद युद्ध वाला बटन दबा सकता है। शी जिनपिंग इस वक्त बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी एयरफोर्स और नेवी पर सबसे ज्यादा भरोसा है। साल 1943 के बाद रूस की सबसे बड़ी हार हुई है और ये टिप्पणी अमेरिका के एक रक्षा विशेषज्ञ ने की है। इस वक्त ज़ेलेंस्की बिजली युद्ध लड़ रहे हैं। एकदम बिजली की रफ्तार से यूक्रेन के सैनिक हमला कर रहे हैं और हमले के 2 मिनट में रूस की फौज को 1 किलोमीटर पीछे धकेल रही है। कैसे पलट गया यूक्रेन का युद्ध, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। इज़ियम भी पुतिन के हाथ से निकल गया। कुपियांस्क भी पुतिन के हाथ से फिसल गया। बालाकलिया में भी यूक्रेन का झंडा लहराया। पोल्टावाका में भी रूस के सैनिकों ने मैदान छोड़ा। बेंजामिन कस्बे से भी रूस के सैनिक भाग निकले। 72 घंटे में 2500 वर्ग किलोमीटर का इलाका ज़ेलेंस्की ने जीत लिया। हर घंटे में 35 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर रहा है यूक्रेन। हर 2 मिनट में यूक्रेन की आर्मी 1 वर्ग किलोमीटर यूक्रेन की जमीन को आजाद करवा रही है। पुतिन के लिए सिर्फ और सिर्फ हार की खबरें हैं। क्रेमलिन में सिर्फ और सिर्फ बुरी खबरें आ रही हैं। पुतिन बहुत बेचैन है। एक एक पल पुतिन पर भारी पड़ रहा है। वो पुतिन जो घोड़े की सवारी करते हैं, वो पुतिन जो शर्टलेस होकर दुनिया को अपना पराक्रम का एहसास करवाते हैं, वो पुतिन जो जूडो कराटे के एक दांव से अपने दुश्मन को चित कर देते हैं, वो पुतिन जो मशीन गन खिलौने की तरह चलाना जानते हैं, वो पुतिन जिनके अंदर रूस का राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा है। Войска Московского гарнизона параду победы готовы। और जो कभी रूस को हारते हुए नहीं देख सकते हैं। Поздравляю вас с 75-й годовщиной победы। वही पुतिन आज अपनी आंखों से अपने सैनिकों को पीछे हटते हुए देख रहे हैं। आखिर पुतिन हार की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? ज़ेलेंस्की की कौन सी रणनीति काम कर गई? कैसे ज़ेलेंस्की ने 3 तरफ से इज़ियम पर अटैक किया? सब कुछ आपको बताने वाले हैं। जंग कैसे पलट गई, एक एक स्ट्रेटजी आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए ये तस्वीरें। ये तस्वीरें खार्किव के बालाकलिया की हैं, जो 6 महीने तक रूस के कब्जे में रहा।
आज 6 महीने के बाद जब यहां से रूस के सैनिक भाग निकले और यूक्रेन के सैनिकों ने विजेताओं की तरह अपने शहर में प्रवेश किया, तो ज़ेलेंस्की के समर्थक यूक्रेन के नागरिक भावुक होकर यूक्रेन के बहादुर सैनिकों पर प्यार बरसाने लगे। यूक्रेन के बालाकलिया में यूक्रेन के सैनिक अपने कमांडर के साथ बहुत शान से प्रवेश करते हैं। सबसे पहले ज़ेलेंस्की के फेवरेट कमांडर जनरल अलेक्जेंडर सिर्स्की ने एक जोशीला भाषण दिया। Ми сьогодні завершуємо крапку звільнення Балаклія, першого великого міста, під час нашого наступу. І я впевнений в тому, що це не останнє місце. У нас попереду Куп'янськ, який вже наполовину взятий нашими військами, попереду Ізюм, ну і багато інших. Тому сьогодні офіційно ставимо крапку зачистки цього міста і піднімаємо наш державний прапор. Церемонії підняття державного прапора приступите. और इस ओजस्वी भाषण के बाद यूक्रेन के इस जनरल ने बालाकलिया शहर में यूक्रेन का नीला पीला राष्ट्रीय ध्वज लहरा दिया। ये भावुक कर देने वाली तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं और पुतिन को बहुत चुभ रही हैं। लेकिन पुतिन की सबसे बड़ी हार ईजियम में हुई है। ईजियम एक ऐसा शहर है जहां से रूस को रसद की सप्लाई की जाती है। डॉनबास इलाके में रूस के हजारों सैनिक मौजूद रहते हैं। रूस के इन सैनिकों के लिए खाने पीने का सामान यानी रसद ईजियम से ही होकर जाता है। और अब ईजियम पर यूक्रेन के कब्जे के बाद रूसी सैनिकों की सप्लाई लाइन कट गई है। इसीलिए ईजियम रूस के सैनिकों के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन गया है। ज़ेलेंस्की इस जीत के मौके पर अपने सैनिकों को और पूरे देश का जोश बढ़ा रहे हैं। Рух наших воїнів на різних напрямках фронту продовжується. На цей час в рамках активних дій від початку вересня вже звільнено близько 2000 кілометрів нашої території. Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє. Показує спину. І зрештою це непоганий вибір для них втікати. Окупантам в Україні місця немає і не буде. जंग शुरू करना इंसान के हाथ में होता है, लेकिन जंग को खत्म करती हैं परिस्थितियां, जो कि इस वक्त पुतिन के खिलाफ नजर आ रही हैं। पुतिन की आर्मी के साथ यही धोखा हो गया। यूक्रेन में रूस के सैनिक कुछ महीने के मेहमान हो सकते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की और उनके समर्थकों के लिए यूक्रेन उनका घर है। और इसलिए यूक्रेन के कब्जा किए हुए इलाकों को दोबारा वापस लेने के लिए ज़ेलेंस्की की आर्मी ने भीषण जंग लड़ी है। अब जरा एक और तस्वीर देखिए। खून की होली खेलते हुए यूक्रेन के सैनिकों को 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन जीत की दिवाली मनाने का मौका कुछ इस तरह से आया है। ये यूक्रेन का ईजियम शहर है। यहां देखिए, एक बंकर पर लहराता हुआ यूक्रेन का झंडा। सेल्फी लेकर और फोटो सेशन के द्वारा इस ऐतिहासिक लम्हे को रिकॉर्ड करते हुए यूक्रेन के सैनिक अपनी जमीन पर वापस लौटते यूक्रेन के टैंक, रूस के तबाह हुए सैन्य वाहन, रूस के सैनिकों की टोपियां, रूस के सैनिकों के खाने का सामान जिसे छोड़कर रूस के सैनिक भाग गए, और रूस के टैंकों को अपने पैरों तले रौंदते हुए ज़ेलेंस्की के वीर योद्धा। अपने मन की डायरी में नोट कर लीजिए, ये हर तस्वीर ऐतिहासिक है। चालाक ज़ेलेंस्की जैसे इसी मौके के इंतजार में थे। अब पुतिन को सबसे बड़ा झटका लगा है, तो ज़ेलेंस्की ने फौरन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बात की। इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत में ज़ेलेंस्की ने बताया कि कैसे रूस के सैनिक मैदान छोड़कर भाग रहे हैं और अब ज़ापोरिज्जिया को आजाद करवाने की तैयारी है। Говорив сьогодні з президентом Франції Макроном. Поінформував його про нашу активність на фронті, про подальші перспективи, предметно. Обговорили російські провокації на Запорізькій АЕС і необхідність негайної демілітаризації станції, негайного виходу російських військових звідти. Говорили з паном президентом і про посилення оборонної підтримки нашої держави, про посилення тиску на Росію, зокрема про санкційний тиск, про візові обмеження для громадян Російської Федерації.
अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर ज़ेलेंस्की की वो कौन सी रणनीति है जिसके बाद यूक्रेन की जंग पलट गई। दरअसल फरवरी के महीने में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला, तभी ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के सभी युवा और पुरुषों के लिए यह कानून बना दिया था कि उनको युद्ध में जंग करनी ही होगी। इसके बाद नागरिकों और वॉलंटियर्स को मिलाकर पेशेवर सैनिकों को साथ लेकर 10 लाख की एक फ्रेश आर्मी खड़ी की गई। ये ज़ेलेंस्की की रिजर्व फोर्स थी जिसको ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया ब्रिटेन और अमेरिका ने। 6 महीने में जब ये फौज पूरी तरह तैयार हो गई तो 6 सितंबर को ज़ेलेंस्की ने 2022 खार्किव ओब्लास्ट काउंटर ऑफेंसिव मिशन शुरू किया। 6 सितंबर 2022 को यूक्रेन की सेना ने खार्किव पर जवाबी हमला शुरू किया। रूस की सेना इस हमले से आश्चर्यचकित रह गई। 7 सितंबर तक यूक्रेन की फौज ने लगभग 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दोबारा कब्जा कर लिया। नौ सितंबर को यूक्रेन ने रूस की रसद काटी। वॉशिंगटन पोस्ट ने इस घटना को 1943 के बाद रूस की सबसे बड़ी हार करार दिया है। यूक्रेन के सैनिक इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि रूस के सैनिकों को कई नदियों पर बने पुलों को उड़ाना पड़ा ताकि यूक्रेन की फौज की रफ्तार धीमी हो सके। देखते ही देखते यूक्रेन ने खार्किव की 30 से ज्यादा बस्तियों पर कब्जा जमा लिया। ये देखिए कैसे यूक्रेन के सैनिकों ने खार्किव के एक इलाके पर यूक्रेन का झंडा फहरा दिया। Загалом, за останні дні понад 1000 квадратних кілометрів української території звільнено від окупантів. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. Звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області. इजियम को दोबारा कब्जे में लेने के लिए ज़ेलेंस्की की आर्मी ने 3 तरफ से उग्र हमला किया। इस हमले का जवाब देने में रूस की आर्मी पूरी तरह विफल साबित हुई। युद्ध के विशेषज्ञों का कहना है कि जंग में ये उलटफेर इसलिए हुआ है क्योंकि रूस के पास ज़ेलेंस्की के नए आक्रमण से निपटने के लिए सैनिकों की भारी कमी थी। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि खार्किव के एक रेलवे स्टेशन पर कब्जा करने के लिए रूस ने 1 हफ्ते तक खूनी जंग लड़ी थी, लेकिन उसी रेलवे स्टेशन पर सफेद झंडा लगाकर रूस की फौज इलाके से भाग निकली। ज़ेलेंस्की की फौज क्या कर रही है, ज़ेलेंस्की के कैंप में क्या चल रहा है, ये सब हमने आपको बता दिया। अब हम आपको ये बताएंगे कि आखिर पुतिन के कैंप में कौन सी मीटिंग चल रही है, पुतिन के कमांडर कैसे अपनी हार को छुपाने की कोशिश में जुट गए। पूरी दुनिया में अमेरिका और यूक्रेन के समर्थन वाले देश, खास तौर पर नेटो के देश, अखबारों में खार्किव में पुतिन की हार पर खूब चर्चा हो रही है। एक अखबार की हेडलाइंस देखिए, तंग गलियों में पुतिन की सेना को कसाई की तरह काट रही है यूक्रेनी आर्मी। 6 महीने बाद ये शहर आजाद। जब पुतिन की सेना का इतना बड़ा अपमान हो रहा है, तब पुतिन के कमांडर्स ने मिलजुल कर हार का ये बहाना बनाया है कि पुतिन के आदेश पर जानबूझकर खार्किव के इलाके से रूस के फौजियों को हटा लिया गया है। रूस ने ये बहाना बनाया है कि रूस के सैनिक खार्किव से पीछे नहीं हटे हैं, बल्कि रूसी सैनिकों को डॉनबास में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि डॉनबास को और मजबूत किया जा सके। Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклея и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении. С этой целью в течение 3 суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики. В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск. इस बहानेबाजी वाले बयान के साथ ही रूस की सेना ने एक वीडियो भी रिलीज किया है जिसमें यह दिखाया गया है
कि रूस की सेना कैसे शौर्य दिखा रही है। हालांकि ये बात साफ नहीं हो पा रही है कि अगर रूस की सेना शौर्य दिखा रही है तो खार्किव से पीछे क्यों हटी। तस्वीरों पर गौर कीजिए, रूस के विमानों से खतरनाक मिसाइलें लॉन्च की जा रही हैं। रूस के रॉकेट लॉन्चर कहर बरसा रहे हैं। इस तरह की तस्वीरों से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अभी रूस की सेनाओं ने हार नहीं मानी है। लेकिन सवाल ये है कि अगर खार्किव पर यूक्रेन का कब्जा हो गया तो रूस से आने वाली डॉनबास की सप्लाई का क्या होगा। डॉनबास में मौजूद रूस के हजारों सैनिकों को खाना कैसे मिल पाएगा। लेकिन इन सवालों पर पुतिन और उनके कमांडर्स अभी मौन हैं। 10 सितंबर को पुतिन ने खुद मॉस्को के अंदर एक कार्यक्रम को संबोधित किया। पुतिन ने ये तो जरूर बताया कि सर्दियों में मॉस्को की खूबसूरती काफी बढ़ जाती है, लेकिन उन्होंने खार्किव में हार पर कोई टिप्पणी नहीं की। Московские специалисты уже ведут огромную работу по возрождению столиц Донецкой и Луганской народных республик. В непростых условиях, часто с риском для жизни, в полном смысле этого слова, ремонтируют пострадавшие жилые дома, дороги, школы. Делают все, чтобы подготовить Донецк и Луганск к зимнему периоду. कुल मिलाकर इस जंग में अगर रूस कुछ भी नहीं खोएगा तो भी अपना सम्मान जरूर खो देगा। इजराइल ने ईरान को खुल्लम खुल्ला वार्निंग दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री की इस F-35 वाली वार्निंग की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। ईरान इजराइल सीरिया में हवाई हमले वाले मुद्दे पर आमने सामने है। इजराइल ईरान की लाख कोशिशों के बावजूद सीरिया को निशाना बना रहा है। इजराइल का मैसेज साफ है कि वो ईरान के खिलाफ बिल्कुल रेडी है। इधर ईरान अपने ड्रोन ताकत से अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। ईरान के ड्रोन अमेरिका के लिए चिंता का कारण बन गए हैं, क्योंकि ईरान ये ड्रोन अमेरिका के दुश्मन देशों को बेच रहा है। क्या जंग का तीसरा मोर्चा रेडी है? क्या ईरान इजराइल युद्ध का काउंटडाउन स्टार्ट है? क्या मिडल ईस्ट होगा जंग का तीसरा फ्रंट? עדיין מוקדם מדי לדעת אם אכן הצלחנו לבלום את הסכם הגרעין, אבל ישראל ערוכה לכל איום ולכל תרחיש. אם איראן תמשיך לנסות, היא תגלה את ידה הארוכה ואת יכולותיה של ישראל, נמשיך לפעול בכל הגזרות נגד הטרור, נגד מבקשי רעתנו. כפי שסוכם ביני לבין הנשיא ביידן, יש לנו חופש פעולה מלא לעשות כל מה שנמצא לנכון כדי למנוע את האפשרות שאיראן תהפוך לאיום גרעיני. इजराइल के प्रधानमंत्री को मैसेज लाउड एंड क्लियर है। ईरान को इजराइल ने रेयर वार्निंग दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री जब ये वीडियो मैसेज शूट करवा रहे थे, उस वक्त उनके बैकग्राउंड में इजराइल का F-35 फाइटर जेट दिख रहा था। जब युद्ध का घोष होने ही वाला हो, उस वक्त इस तरह का वीडियो मैसेज डायरेक्ट चैलेंज की तरह दिखता है। ईरान इजराइल के तनाव को लेकर कहा जा रहा है कि दोनों देश युद्ध के मुहाने तक पहुंच गए हैं, बस एक चिंगारी की देर है। ईरान भी तैयार है और अब तो उसे रूस से सुखोई 35 भी रिपोर्ट्स के मुताबिक मिलने जा रहा है।
इधर इजराइल रेडी है और उसके पास थार्ड पैट्रियट जैसा एयर डिफेंस सिस्टम है। दोनों देशों के बीच की दरार इतनी चौड़ी हो गई है कि जवाब मिसाइलों से मिलने लगा है। अलेप्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दमिश्क एयरपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में इजराइल के मिसाइलों की मार से ईरान बौखलाहट में है। उधर रूस भी इजराइल की इस कार्रवाई से बेहद खफा है। ईरान यूक्रेन जंग में रूस के साथ दिख रहा है तो रूस भी ईरान का साथ देगा। जाहिर है अमेरिका बनाम रूस की लड़ाई का एक तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है जिसमें रूस यूक्रेन जंग से भी ज्यादा तबाही होगी, क्योंकि इस बार हथियार बिल्कुल अत्याधुनिक है। अपनी रफ्तार, अपनी सूझबूझ, अपनी ताकत से पूरी दुनिया में ये ड्रोन्स छा गए हैं। ईरान ड्रोन में नंबर 1 है और ये बड़ी वजह है कि ईरान अमेरिका के परमाणु प्रतिबंधों के बावजूद अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। ईरान पूरे मिडिल ईस्ट का ड्रोन सप्लायर बन गया है। ईरान ने रूस को भी ड्रोन सप्लाई किया है। सच तो यह है कि जिस दिन ईरान के ड्रोन रूस के एयरपोर्ट पर उतरे, ठीक उसी वक्त रिपोर्ट आई कि ईरान रूस से Su-35 खरीदेगा। मतलब ईरान रूस से दोस्ती को अमेरिका के खिलाफ शक्ति में बदल देना चाहता है। यूक्रेन में ईरान रूस की यारी से नाराज अमेरिका एक्शन में है। इजराइल में अमेरिका और इजराइल की एयर डिफेंस ड्रिल हुई है। असल में ईरान का दावा है कि सीरिया में इजराइल लगातार मिसाइल हमले करता है। इजराइल इसे आत्मरक्षा के लिए उठाया गया कदम बताता है। दोनों के बीच दरार की वजह ये सीरिया ही है, जिसकी राजधानी दमिश्क इजरायली मिसाइलों से दहलती रहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पहले 14 अगस्त को भी इजरायल ने राजधानी दमिश्क और टार्टस के पास हवाई हमला किया था। जुलाई 2022 में इजरायल ने किया था हमला। 2019 में भी इजरायल ने अलेप्पो के हवाई अड्डे को निशाना बनाया था। इजरायल के प्रधानमंत्री के वीडियो मैसेज में सब कुछ साफ साफ है। इजरायल के आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स कहती हैं कि इजरायल को चारों ओर से खतरा है। उसकी सरहद के चारों कोनों पर उसके दुश्मन देश बैठे हैं। ईरान, सीरिया, लेबनान, इन सारे देशों को इजरायल फूटी आंखों नहीं सुहाता। लिहाजा इजरायल के खिलाफ ईरान के नेतृत्व में ये देश साजिशें करते रहते हैं। इजरायल को अपनी उत्तरी सीमा पर ईरानी घुसपैठ का डर बना हुआ है। इसके चलते इजरायल ईरान के बेस और लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करता रहता है। इजरायली प्रधानमंत्री यायर लैपिड सीरिया को निशाना बनाते हुए चेतावनी दे चुके हैं कि इजरायल सीरिया को न्यूक्लियर स्टेट बनने से हर संभव रोकने के लिए काम करेगा। इजरायल सीरिया को परमाणु शक्ति नहीं देना चाहता, तो इसमें उसकी आत्मसुरक्षा की भूख है, जो सीरिया जैसे देश उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। इजरायली पीएम की चेतावनी ऐसे वक्त आई है जब ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पर बातचीत लगभग अंतिम दौर में है। असल में अमेरिका ने ईरान को परमाणु समझौते पर बातचीत आगे बढ़ाने का ऑफर दिया है और इजरायल इससे खुश नहीं है। इजरायल मिसाइल हमलों से सीरिया को चेतावनी दी जा रही है कि वो भविष्य में ईरान को किसी भी तरह की मदद ना कर पाए। आपको ईरान इजरायल के रिश्तों की इस जंग वाली सूरत तक पहुंचने की बात जरूर जाननी चाहिए। ईरान इजरायल की जानी दुश्मनी है। ईरान इजरायल सिर्फ सीरिया में नहीं टकरा रहे। 2011 के बाद से इजरायल ने सीरिया सरकार के नियंत्रित क्षेत्रों के अंदर लक्ष्यों पर सैकड़ों हमले किए हैं, लेकिन इजरायल की तरफ से इन हमलों की चर्चा कभी कभी ही की जाती है। इजरायल का सीरिया पर आरोप है कि वो आतंकवाद को समर्थन देता है। ईरान सीरिया का सपोर्ट करता है। ईरान सीरिया के राष्ट्रपति अल असद शासन का करीबी सहयोगी है। ईरान सहयोगी मिलिशिया, विशेष रूप से लेबनान के हिजबुल्लाह समूह ने विपक्षी सशस्त्र समूहों के खिलाफ सीरियाई सेना के साथ लड़ाई लड़ी है। सीरियाई संघर्ष में ईरान की स्थिति मुख्य रूप से अपने कट्टर दुश्मन इजरायल और उसके सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका से मुकाबला करना है।
ईरान न्यूक्लियर वाले फ्रंट पर फंसा हुआ है। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी है। पुतिन की तरह ईरान में इतना दम नहीं है कि इन प्रतिबंधों को वो धता बता सके, लिहाजा उसे परमाणु कार्यक्रम से जुड़े सारे बैन से तत्काल छुटकारा चाहिए। लेकिन इजरायल को ये कतई पसंद नहीं, क्योंकि ईरान जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। लिहाजा ईरान के हाथ जितने बंधे रहे इजराइल के हित में है। लेकिन मिडिल ईस्ट में ईरान की ताकत अमेरिका के खिलाफ साफ साफ दिख रही है। ईरान के ड्रोन रूस पहुंच गए हैं। अमेरिका ने रूस को ड्रोन सप्लाई करने पर ईरान की 3 कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। लेकिन बावजूद इसके मिडिल ईस्ट में ईरान तेजी से उभरा है। ईरान इस क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में अपनी भूमिका बनाए रखने और उसे बढ़ाने के इरादे से है। अमेरिका ईरान की इस चाहत में सबसे बड़ा रोड़ा है। ईरान अमेरिका के बीच मुद्दा सिर्फ परमाणु कार्यक्रम को रोकना नहीं है, सीधी दुश्मनी के अलावा यमन, सीरिया और इजरायल में दोनों देश अप्रत्यक्ष रूप से लड़ रहे हैं। यमन में अमेरिका सऊदी अरब के साथ है तो ईरान हूथी विद्रोहियों के साथ, अमेरिका इजरायल के साथ है तो ईरान हिजबुल्ला और हमास के साथ, सीरिया में ईरान सरकार के साथ है तो अमेरिका विद्रोहियों का साथ दे रहा है। ये तथ्य है कि इजरायल का बहुत कुछ अस्तित्व, उसके हथियार, उसके मिसाइलों की मार, उसकी आत्मरक्षा की शक्ति, उसके अमेरिकी सहयोग पर टिकी है। अरब देशों के बीच इजरायल अपने अस्तित्व के लिए सालों से अप्रत्यक्ष जंग लड़ रहा है। फिलिस्तीन, सीरिया, ईरान को इजरायल अपना टॉप का दुश्मन मानता है, लेकिन ईरान है कि फारस की खाड़ी पर आधिपत्य जमाना चाहता है। फारस की खाड़ी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा आयात रूट की शुरुआत मानी जाती है। इसके एक किनारे पर ईरान तो दूसरे किनारे पर इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे तेल और गैस से भरपूर खाड़ी देश हैं। यही कारण है कि अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा इस इलाके में हमेशा गश्त करता रहता है। तेल के लिए ईरान की सत्ता को उलटने पलटने का खेल खेलते खेलते अमेरिका और ईरान एक दूसरे के बैरी बन गए और अब तो हालात ऐसे हैं कि ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए हर जतन कर रहा है और अमेरिका ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम के बहाने बर्बाद करने की हर कोशिश में लगा है। अब समझौते की बात हुई है तो इजरायल की आंखें लाल हो रही हैं। ऐसे में इजरायल है जिसका रक्षा कवच शायद उसे बार बार सीरिया पर बम गिराने के लिए मजबूर करता है, जो ईरान के लिए खून के घूंट पीने जैसा है, क्योंकि ईरान सीरिया के सहारे न्यूक्लियर वाला गेम भी खेल रहा है।